लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर हम डिस्कस कर रहे थे ना। पहला हो गया था, पहला क्या है लीगल रूल? ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। अगर हम बात करें किसी भी ऑफर की तो वैलिड तभी होगा जब आपका इंटेंशन क्या होगा, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नहीं, वो तो उसी के अंदर था ना। जिज्ञासा और हर्षिता मैसेज करना, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? नंबर 2 क्या है? टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर के, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या ऑफर करना चाह रहे हैं। उसमें किसी भी तरीके से एम्बिग्यूटी या फिर कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके टर्म्स के बारे में। ठीक है, जिज्ञासा, हर्षिता, प्रिंसी, फटाफट मैसेज करो। तीसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी जो आपका सेकेंड पार्टी है, जो ऑफरी है या फिर प्रॉमिजी है, आपको अपने ऑफर के बारे में उसको इन्फॉर्म करना है। बिना ऑफर के बारे में जानकारी हुए जो सेकंड पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ऑफ द ऑफर। आपको अगर ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है और कहीं दूसरे तीसरे सोर्स से पता चल रहा है और आप कहें कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। केवल ऑफर कहाँ से कंसिडर किया जाएगा वैलिड? या तो खुद जो ऑफर है वो ऑफर के बारे में कन्वे करे, या फिर उसका जो ऑथराइज एजेंट होगा वो कन्वे करेगा। और कहीं से आपको पता चलता है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था सर्वेंट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंफ्यूजन होगा तो देख लेना। बाकी इसमें हमने बताया था कि ऑफर और प्रोमिजर कौन है? जो ऑफर एक्सप्रेस कर रहा है, विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है। ऑफरी कौन है? जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफरी है या फिर प्रोमिज। अगला क्या था कि ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू obtaining the assent of the offeree। ठीक है, ऑफिस में चले जाओ। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू obtaining, मतलब दूसरे पार्टी का हमें क्या करना है, जो सहमति है उसको भी लेने के इंटेंशन से हम अपना ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद, अच्छा यही सब हुआ ना, चलो अगला लिख लो। लिखो, ऑफर शुड नॉट कंटेन a term, offer should not contain, offer should not contain, offer should not contain a term कॉमा डाल के लिखना, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, द नॉन compliance of which amount to acceptance, क्या समझे? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। हम साफ साफ बात कर रहे हैं कि आपके ऑफर में कोई भी ऐसा टर्म या कंडीशन नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि अगर आप इस कंडीशन को या फिर टर्म को फुलफिल नहीं करते हैं, नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। सिंपली ऐसे समझो कि जहाँ पे ऑफरर ने कोई ऑफर एक्सप्रेस किया और वो कहे कि ये फिक्स टाइम पीरियड के अंदर
आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है? आपने क्या किया, जब आप ऑफर दे रहे हैं तो उस दौरान एक आपने टर्म यूज कर लिया, एक स्टेटमेंट लगा दिया, एक क्लॉज बना दिया कि मान लो आज डेट क्या है 29 जुलाई, और आपने टाइम दे दिया कि 5 अगस्त तक आपने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ टर्म रखा हुआ है तो वो ऑफर वैलिड नहीं है। ठीक है, कोई कहे कि मैं अपनी जो कार है वो 1 लाख रुपीज में आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, या फिर बेचने की इच्छा रखता हूँ, ऑफर इसमें कर दिया। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर इसकी एक्सेप्टेंस 10 अगस्त तक आपने नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये ऑफर वैलिड होगा? नहीं होगा। तो अब समझो, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ठीक है, हम स्पेसिफिकली हम टर्म की बात कर रहे हैं कि नॉन कंप्लायंट, अगर आपने वो फुलफिलमेंट नहीं किया तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया, क्या था वो कंडीशन कि 10 अगस्त से पहले आपको एक्सेप्टेंस देना है, और नहीं दिए तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। जबरदस्ती है क्या? हाँ, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, अब अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को कह दूं कि मैं तुम लोग को ट्रिप पे लेके चलने वाला हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और जिसको भी चलना है वो 15 अगस्त तक अपना जो एक्सप्रेशन है या फिर एक्सेप्टेंस है कि हाँ हम चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, 15 अगस्त से पहले आप हमें बता दो कि सर हम चलेंगे। अगर 15 अगस्त से पहले नहीं बताए तो मैं मान लूंगा कि आप चलने के लिए रेडी हैं। ऐसा होगा? 15 अगस्त तक बता दो कि हाँ सर हम चलेंगे, नहीं बताए तो मैं मान लूंगा कि सब तुम रेडी हो। तो ये वही वाला ऐसा स्टेटमेंट है कि आपने इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड दे दिया और आपने उसमें मेंशन कर दिया कि अगर आपने विद इन टाइम फ्रेम रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे क्या कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है और ऑफरी मतलब सेकेंड पार्टी जिसको आपने क्या किया, ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करता है उस फिक्स पीरियड के अंदर, तो क्या आप मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, वो वैलिड ऑफर नहीं है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आप अपने एंड से भले ही मान लो कि हाँ हमने जो टाइम दिया था आपने एक्सेप्ट करके नहीं बताया तो मैं मान लिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या होगा? इनवैलिड होगा, वो एक्सेप्टेंस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को बता ही दिया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो ऑफरर है वो अपने एंड से मोड प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस मोड में उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। कि आप लिखित में मुझे रिटर्न में लेटर देके अपना एक्सेप्टेंस भेज देना, मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, या फिर कॉल कर लेना, या फिर किसी और मोड से आप इसको भेज देना। आप मोड प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि किस मोड से हम आपका एक्सेप्टेंस कंसीडर करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि तुम नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग को समझ में आया जी? जिज्ञासा, हर्षिता, प्रिंसी? चलो, तो मोड हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो लास्ट पॉइंट लिख लो, इसमें एक और लिख लेते हैं वैलिड रूल के रेफरेंस में क्या कंडीशन है। इफ स्पेशल टर्म्स आर कंडीशन, इफ स्पेशल terms and conditions, if special terms and conditions are included in an offer, are included in an
offer, in an offer, they must also be communicated. They must also be communicated. क्या समझे? अगर आपके ऑफर में कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसका मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इसको हाइड करके या फिर सीक्रेट तरीके से आपने कहीं रख दिया, जो ऑफरी को पता ही नहीं चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको ढूंढना पड़ रहा है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, अगर ऐसा कुछ अलग से कुछ यूनिक आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन बनाया हुआ है, तो उसको क्या करना है? बताना है। जो आप ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हो तो बताना ही है कि क्या चीज आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ अलग, ठीक है, स्पेशल। अब इसको हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC का जो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है दो पक्षों के बीच में, जहां पर एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को उनके रिस्क को कवर करने की बात करता है, ठीक है। चलो ठीक है, इंश्योरेंस की हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल लिया। तो अब इंश्योरेंस का जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक बार लेना, ठीक है, जो उनका एग्रीमेंट साइन होता है, वो एग्रीमेंट में देखना कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, कई सारे पेजेज में होते हैं इंश्योरेंस का जो आपका एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, और एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली कोई साइन नहीं होता, बेसिकली वो होता क्या है? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट की इनफोर्सेबिलिटी है तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो फिर वो जस्ट एन एग्रीमेंट ही है। तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑफर में इंक्लूड किए हैं, तो आपको स्पेशली बताना है। जैसे एक एग्जांपल रिसेंट में जो चल रहा है उसी को कोट करते हुए तुम लोग को बता देता हूँ। अभी इथेनॉल कई सारे व्हीकल्स में आपका जो पेट्रोल के साथ मिक्स करके डाला जा रहा है, ठीक है। तो आपका पहले E10 था, यानी पेट्रोल में आपका इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग होगी वो कितना होगा? 10% होगा, यानी 100% में 10% आपका एथेनॉल होगा और 90% पेट्रोल होगा। इसके बाद ये बढ़ा E20 तो E20 में क्या हुआ कि अब जो ब्लेंडिंग होगी, जो मिक्सचर होगा, आउट ऑफ 100 20% एथेनॉल होगा और 80% क्या होगा? पेट्रोल होगा। तो अब कहने का मतलब है कि अब जो भी व्हीकल्स जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं या फिर सेलर हैं, अगर सेल कर रहे हैं तो जो उनका एग्रीमेंट है उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये जो व्हीकल है अब तो मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल या फिर जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर उसके बियॉन्ड अगर आपने डाला तो फिर आपकी कार में अगर कोई भी या फिर आपके व्हीकल में कोई भी डैमेज होता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर या फिर कंपनी नहीं लेगी। तो अब क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल टर्म्स के अंदर इसको हम रख के हाईलाइट करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली हम बताएंगे कि अगर जो कैपेसिटी है इसमें कार की एथेनॉल ब्लेंडिंग की वो अप टू 20% है, इसके बाद अगर आपने इसमें क्या किया, अगर E30 या फिर E40 तक का अगर पेट्रोल इसमें डालते हैं तो फिर उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, उसके वजह से अगर कोई भी डैमेज होता है तो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपको अलग से मेंशन करना है, बताना है, ठीक है। तो ऑफरर कैन ले डाउन एनी टर्म्स एंड कंडीशन इन हिज ऑफर बट ऑल सच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किसी भी तरीके का आप टर्म्स एंड कंडीशन आप ऑफर में डाल सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। यह ऑफर आपका है, आप अपने तरीके से क्या करेंगे, सारी चीजें मेंशन करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके लिए कोई मनाही नहीं है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन इंसर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन ऑल सच कंडीशन मस्ट बी क्लियरली क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या फिर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। या तो राइटिंग में हो या फिर किसी तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करें
या फिर कम्युनिकेट करें। कुल मिला के आप ऑफरी को सारी चीजें क्लियरली बताएंगे, कुछ भी छुपाना नहीं है, ठीक है। ये बात देखो। इसके बाद देखो, अगर ऑफरी के साइड से हम बात करें कि ऑफरी क्या करता है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एग्रीमेंट उसने साइन कर लिया और बाद में कहे कि नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, इसको फॉलो करना, ये कंडीशन मेरे लिए बहुत हार्ड है, कठिन है, फिर वो वहां पे नहीं चलेगी। ये सारी चीजें पहले ही आपको देखनी थी, साइन करने से पहले या फिर ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले। एक बार जब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन रेडिकुलस है, और ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने देखा ही नहीं या फिर मेरे से इग्नोर हो गया। यहाँ पे अब इग्नोरेंस या फिर भोला बनने वाली बात नहीं चलेगी, ये चीजें आपको पहले ही देखनी थी। तो इग्नोरेंस की हम बात करें कि आप कहें कि नहीं ये इग्नोरेंस में हो गया या फिर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़े नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, वहां पे अब ये आपका काम नहीं आने वाला है, ठीक है। वहां पे रोना धोना आपका काम नहीं करेगा। तो ये जितने भी आपके एग्रीमेंट है, आपको सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन देख के ही एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद ही एग्रीमेंट बनेगा, मतलब आपका जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना होता है सारी चीजों को देखने के बाद ही। तो अब ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये जनरली कहाँ पे राइज होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कहाँ पे आएगा स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे जनरली यूज किए जाते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात किए, ठीक है, इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट होते हैं वो सारी चीजें प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं और सारी टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर तरीके से, हाँ ये बात है कि ये छोटे छोटे अक्षरों में प्रिंट कर देते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें और पढ़ के ही उस एग्रीमेंट पे साइन करें, ठीक है। अगर आपने साइन कर दिया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, है ना। क्या आप कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या पूरा स्क्रॉल करके पढ़ते हो? नहीं, तुरंत फटाफट से स्क्रॉल किया, कहाँ पे आया एक्सेप्ट, एग्री एंड एक्सेप्ट, डन हो गया ना। अब पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, कौन देख रहा है आप? हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से वो तो आप समझिए। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी तो यही कहेगी ना, हाँ आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। बैंक में भी जाते हो, अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया या फिर एफडी अकाउंट ओपन कराया या फिर म्यूचुअल फंड, अब इन सारी चीज़ों में तुरंत जब साइन करते हैं तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट मान के चलते हैं कि आपने पढ़ लिया। बाद में कुछ होता है, अच्छा ऐसा भी था क्या, हाँ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, क्लेम रिजेक्ट कर दिया, देखोगे हैं सर देख लीजिए हमसे भूल हो गई, तो भूल हो गई तो तुम भी भूल जाओ, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपकी नहीं सुनी जाएगी, ये चीज़ें पहले ही आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कंपनी से पूछ लो या फिर जो उसके एजेंट है उनसे पूछ लो, उसके बाद साइन करो। तो जो प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपके LIC की हमने बात की, इसी तरीके से आपका रेलवे का है, ट्रांसपोर्टर्स का है, शिपिंग कंपनी का है, पब्लिशिंग हाउस का है, या हायर परचेज एग्रीमेंट है, बैंक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर ड्राई क्लीनर्स हैं, इन सारे जगहों पे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन किया जाता है, यहाँ पे आपकी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लो। अब इसके आगे जो टॉपिक है ये आपका कवर हो गया, ठीक है। ये जो टॉपिक था हमारा कौन सा था, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर, ये कंप्लीट हो गया, इसको देख लेना। इसके आगे मुझे डिस्कस करना है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग चीजें, ठीक है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर ये दोनों अलग चीजें हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑफर और काउंटर ऑफर क्या होता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बताऊंगा ऑफर। अरे तो ये टॉपिक हो गया ना, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना।
क्या चेंज हो रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, सब बढ़िया से पैक हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑफर और काउंटर ऑफर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर या फिर टेंडर क्या होता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।